मैं आज हेड कर रहा हूँ, बहुत चैलेंजिंग काम रहता है। दवाई को लेके, कॉस्मेटिक्स को लेके, ब्लड को लेके, जितने ब्लड बैंक है दिल्ली में, जितने भी ब्लड बैंक हैं, ब्लड हर आदमी को जरूरत पड़ता है, हॉस्पिटल से, प्राइवेट ब्लड बैंक से, गवर्नमेंट ब्लड बैंक से। आपको वो जो ब्लड मिल रहा है इमरजेंसी में, वो कंटेमिनेटेड ब्लड ना हो। हम हर पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं, इतना मुश्किल काम है हमारे सामने। मीडिया में आप लोग पढ़ते हैं नकली दवाई, काउंटरफिट मेडिसिन, स्पूरियस ड्रग्स। मीडिया एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के बोलता है, पर क्या रियलिटी क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या हमको करना है वो शेयर करूंगा, और क्या नहीं करना वो शेयर करूंगा। सबसे पहले छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा, जिसको आप डॉक्टर का पर्चा बोलते हैं हिंदी में। आप कभी भी ध्यान से देखिए, जब वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या स्टार्ट करता है, आपका नाम, आपका एज, आपका सेक्स, आपको क्या डिजीज है, टॉप पे वो लिखता है। उसके बाद दवाई लिखने से पहले आप ध्यान से देखिए, वो लिखता है RX। प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सिंबल होता है RX का। देखा आपने सबने? मैं इसी में बताने जा रहा हूं RX का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है। RX मीन्स डॉक्टर इज टेकिंग ए प्लेज कि इसके बाद जो भी मैं दवाई लिखने जा रहा हूं, इट इज ए कॉल्ड साइन ऑफ हीलिंग। ये पेशेंट की बेनिफिट के लिए है। सो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग ए मेडिसिन, RX सिंबल इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। फिर वो दवाई लिखता है, इट इज कॉल्ड यू टेक दिस मेडिसिन। ये RX सिंबल भाई लेटिन वर्ड है, लेटिन। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेटिन टर्मिनोलॉजी हर जगह यूज होती है। ये नहीं है कि हमारी कंट्री में अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है और आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर US चले गए या UK चले गए, तो वहां का भी फार्मासिस्ट उसको पढ़ने में समर्थ हो। इसलिए लेटिन टर्मिनोलॉजी का हमेशा यूज होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो RX जो है एक लेटिन वर्ड है। एक एग्जांपल वो बताता हूं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर क्या लिखता है, टेबलेट कंपोज। या टेंशन है, एंग्जाइटी है, डॉक्टर लिखता है एल्प्रेक्स 0.25 मिलीग्राम। पर उसके आगे एक वर्ड लिखता है HS, टेबलेट कंपोज 1 टेबलेट HS, और टेबलेट एल्प्रेक्स 1 टेबलेट HS। अब ये जो HS वर्ड है, ये भी एक लेटिन वर्ड है। इसका मतलब है होरा सॉम्नी। ये गोली रात को सोते हुए खानी है, एट बेड टाइम। होरा सॉम्नी का मतलब क्या है, एट बेड टाइम। अगर आपने दिन में कंपोज खा ली तो दिन में सोना शुरू कर देंगे। आपको रिलीफ देने के लिए उसने वर्ड लिखा HS मीन्स होरा सॉम्नी। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, पेन है, दांत में दर्द है, डेंटिस्ट 3-4 दवाई लिखेगा, लास्ट में एक टेबलेट लिखेगा, पेन किलर होता है वो, उसके आगे लिखता है SOS। कभी देखा आपने? SOS। ये भी एक लेटिन वर्ड है, होरा सी ओपस सिम। इसका मतलब टेक ओनली व्हेन द पेन इज देयर, अदरवाइज नॉट। सो ऑल दीज वर्ड्स SOS, HS, OD once a day, BDS twice a day, TDS thrice a day, all these terminology are Latin terminology which is used all over the world. मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत बढ़िया। इस डिपार्टमेंट में आने से पहले मैंने कॉलेज में 7 साल पढ़ाया, और टीचिंग भी कार्ड है। टीचिंग आसान काम नहीं है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है। और जैसे मैंने बताया BDS, बिस इन डाइसोमेंटम, BDS का मतलब होता है टू बी टेकन 2 टाइम्स ए डे। TDS टर इन डाइसोमेंटम मीन्स 3 टाइम्स ए डे, 8 आवर में। QID क्वार्टर इन डाइसोमेंटम मीन्स 4 टाइम्स ए डे। ये डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, पर केमिस्ट को समझ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो गोली 4 बार खानी है, 3 बार खानी है, 2 बार खानी है, 1 बार खानी है, बेड टाइम पे खानी है, या पेन है तब खानी है।
तो मैं एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा था, टीचिंग इज एन आर्ट। मैं कॉलेज में हरियाणा में एग्जाम देने गया, बहुत पुरानी बात है, और एग्जाम देते मैंने जब स्टूडेंट्स का वाइवा लिया तो मैंने बोला भाई टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि लेटिन वर्ड है, वाइवा था, फार्मेसी का एग्जाम था। तो स्टूडेंट को ये तो याद नहीं था टीडीएस मीन थ्राइस ए डे और टरिन डाइन सोवेटम, पर उसके टीचर ने बहुत बढ़िया समझाया हुआ था, तड़के दोपहर एंड शाम। पर आप एक चीज ध्यान से सुनिए, तड़के दोपहर एंड शाम, आंसर गलत नहीं था। टीचर ने उनको याद करने के लिए एक फार्मूला दिया ताकि बच्चे भूल ना जाए, उसको मैंने पूरे नंबर दे दिए, भाई मतलब तो सही था। सो दिस इज कॉल्ड लेटिन टर्मिनोलॉजी। आरएक्स, मैंने आरएक्स का मतलब बताया, व्हाट इज आरएक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटिन टर्मिनोलॉजी। और जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स की आती है, जितनी भी आती है, आजकल तो डॉक्टर एक गोली बनाते हैं, 1 2 3, भूल गए टीडीएस क्या है, बीडीएस क्या है, या एक गोली बना देंगे दिन में एक बार खा लो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और एक्चुअल में जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो दवाई आपको रेगुलर खानी है, पर्टिकुलरली इंसुलिन इंजेक्शन, जो भी डायबिटिक पेशेंट है और अगर वो यूएस जा रहा है, वहां पे तो मिलना बड़ा मुश्किल है, बिना पर्चे तो कोई बात ही नहीं होगी। तो समटाइम्स क्या होता है, आप कैरी करते हैं प्रिस्क्रिप्शन साथ में, इंसुलिन इंजेक्शन कैरी करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। पर ध्यान रखिएगा, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या इमिग्रेशन पे जाते हैं या जहाँ कस्टम में जाते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ये मेडिसिन क्या है जो आप कैरी कर रहे हैं, इट्स आते हैं। बट आप कहेंगे कि ये तो इंसुलिन इंजेक्शन है जो मैं लेके जा रहा हूँ और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपको लेना भी चाहिए। पर अगर आप प्रिस्क्रिप्शन कैरी नहीं कर रहे साथ में, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी प्रेफरेबली कंप्यूटराइज या टाइप्ड होना चाहिए, हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन समटाइम्स कस्टम में वो मना कर देते हैं कि हम इसको नहीं मानते। तो कभी भी आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, कोशिश करिए जो भी मेडिसिन साथ लेके जा रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन कैरी करिए, और प्रेफरेबली अगर वो टाइप्ड या कंप्यूटराइज्ड हो तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मैंने बताया आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है आरएक्स का मतलब, मैं दोबारा आरएक्स पे आ रहा हूं, आरएक्स लिखना क्यों पड़ा? हम क्या करते हैं, हमारे यहां 3 कैटेगरी की मेडिसिन है पूरे इंडिया में। एक दवाई की कैटेगरी है शेड्यूल एच मेडिसिन, शेड्यूल एच मेडिसिन, शेड्यूल H1 मेडिसिन, शेड्यूल एक्स मेडिसिन। आप जितने भी ब्लड प्रेशर की लोग दवाई खाते हैं या डायबिटिक की खाते हैं, आप देख लीजिए, कोई भी पत्ता उठा के देख लीजिएगा, उस पर लिखा होगा शेड्यूल एच दवाई, शेड्यूल एच मेडिसिन। एक रेक्टेंगुलर में वार्निंग होती है, शेड्यूल एच ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखा कभी आपने? कभी किसी ने देखा? नहीं देखा? बड़ी यही हमें आपको बताना है, लिखा होता है रेक्टेंगल में एक वार्निंग होती है, शेड्यूल एच मेडिसिन टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पर हमारी कंट्री का बैड लक क्या है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे यहां 90% लोग कानून को मानते ही नहीं। जो रियलिटी, आज आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाइए, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आप ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, एल्प्रेक्स, उसको जब आप बोलोगे बिना पर्चे के वो आपको दवाई दे देगा। ऐसा है क्या नहीं? फिर कानून कहां है? नहीं है कानून। हमारा डिपार्टमेंट बेकार है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को समझाते थक गए। मेरा आज यहां पे आने का एक ही मकसद था, हम बहुत कंज्यूमर एसोसिएशंस पे, नेशनल लेवल पे
इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर को क्या करना है और क्या नहीं करना। आजकल एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया है, फ्री होम डिलीवरी। आपने घर से टेलीफोन उठाया या मोबाइल उठाया, केमिस्ट को फोन किया तो ये दवाई घर भेज दो, चाहे वो उसके लिए डॉक्टर का पर्चा चाहिए चाहे नहीं चाहिए, घर पे मेडिसिन पहुंच जाएगी। ये है हमारा कर्म। एटलीस्ट मेरा आप लोगों को समझाने का एक ही मकसद है, बिना पर्चे के डॉक्टर के अगर आप दवाई लेने जा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल, सेल्फ मेडिकेशन बड़ा कॉमन है। सेल्फ मेडिकेशन, मेरे को घर में बुखार हो गया, बच्चे को बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पुराने डॉक्टर ने ये दवाई लिखी थी या ये एंटीबायोटिक लिखा था, ये बच्चे को दे दो, बच्चा ठीक। ऐसा है ना। और मैं फीवर पे आ रहा हूं, फिर फीवर पे आ रहा हूं। अगर किसी को फीवर है, बुखार है, आप क्या सोचते हैं क्या बुखार एक ही कैटेगरी का है? इट कैन बी ए डेंगू फीवर, इट कैन बी ए जॉन्डिस फीवर, इट कैन बी ए वायरल फीवर, इट कैन बी ए टाइफाइड फीवर, इट कैन बी ए नॉर्मल फीवर। हमने अपने आप डेंगू में, अगर डेंगू अभी जुलाई में रेनी सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, हमने पूरे केमिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे दी है, कोई भी केमिस्ट नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्प्रिन, अगर आपने एस्प्रिन बिना डॉक्टर के पर्चे के खा ली, आपका प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाएगा, यू विल कोलैप्स। हालांकि इन दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, पर हमें सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। एक कंसेप्ट क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई का पर्चा लिखा और उसमें एंटीबायोटिक नहीं लिखा। बहुत पेशेंट्स को मैंने सुना भी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखा है, नहीं बच्चा ठीक कैसे होगा? एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट ही कहां है? जरूरी है एंटीबायोटिक चाहिए तभी हम ठीक होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा दिया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन इंडिया, 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आज हमारी बॉडी के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं। रीजन, हम एंटीबायोटिक्स को ऐसे खाते हैं जैसे नॉर्मल दवाई हो, खा लेना चाहिए। आपको ये नहीं पता, अगर आज हम एंटीबायोटिक जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है और हम बिना उसकी रिक्वायरमेंट के खाए जा रहे हैं, या डॉक्टरों कह रहे भी एंटीबायोटिक लिखो, उसका कितना हमारे टाइम में, आपके पुराने टाइम में टेबलेट्स होती थी, सल्फाडाइजिन, नाम सुना होगा आपने, पेंटिड सल्फा, सेफ्रॉन टेबलेट, जो बॉडी पे इफेक्ट करती थी। आज की डेट में यू टेक एनी नेम ऑफ एनी एंटीबायोटिक, कोई बॉडी में काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिना रिक्वायरमेंट के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, अपने आप ही खा लेते हैं। एंटीबायोटिक क्यों खाएं? इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वायरल फीवर है, वायरल फीवर में सिंपली यू टेक पैरासिटामोल और क्रोसिन टेबलेट, अपने आप बुखार डाउन हो जाएगा। वायरल का एक लाइफ है 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन में बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। पर होता क्या है, जल्दी है, नहीं ठीक होना है, हम उस जल्दी में ठीक होने के चक्कर में एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की नौबत आई ही क्यों? WHO ने डाटा दिया, बड़ा सरप्राइजिंग डाटा है, शॉकिंग डाटा है। 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज। आज 15 साल का बच्चा भी डायबिटिक है, 20 साल का अडल्ट भी डायबिटिक है, उसको भी ब्लड प्रेशर है। हमारे टाइम में अगर हम सुनते रहे डायबिटिक शुगर की जो बीमारी है, या जो हाइपरटेंशन की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की, या जो कैंसर, इतना राइस कैंसर का, दिल्ली के सारे हॉस्पिटल कैंसर से भरे पड़े हैं पेशेंट से। यू गो टू राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, जनकपुरी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, GTB में कैंसर हॉस्पिटल, लाइन लग गई है कैंसर पेशेंट की। ये कैंसर कहां से आ रहा है? कभी पहले नाम सुना था कैंसर का? आज ड्यू टू लाइफस्टाइल। कितना अलार्मिंग सिचुएशन है कि लाइफस्टाइल डिजीज लाइफ पे, ब्लड प्रेशर,
हाइपरटेंशन, कैंसर एंड सो मेनी डिजीज। एक चीज ध्यान रखिएगा, फार्मा कंपनीज जितनी भी दवाई बनाती हैं उनको बहुत फायदा है। अगर आपको डायबिटिक हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या कैंसर हो गया, उनकी सेल तो बढ़ेगी, क्योंकि वो दवाई आपको टिल डेथ खानी है जब तक आपको शुगर है। और कंपनी की सेल तो, एक कंपनी की दवाई एक बार बिकने लगी वो तो बिकेगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है, उनको बेनिफिट है। पर हमें कंपनीज को नहीं देखना, हमें अपने हेल्थ को देखना है। ये सेल्फ मेडिकेशन को हटाना है। लाइफस्टाइल क्या है? मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे एक डॉक्टर ने बहुत बड़ा अच्छा बात बोली। कह रहे कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जो नॉर्मली हर आदमी बोलता है कि एटलीस्ट पूरे दिन में एटलीस्ट 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स कुछ तो करिए फिजिकल एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ भी एक्सरसाइज करिए। टाइम ही नहीं है, जो रियलिटी है। और इसके कारण ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही हैं। तो कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में बहुत बढ़िया बात बोली डॉक्टर ने, कहने कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो एटलीस्ट इतना तो यूज कर लीजिए कि अगर ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट है उसको मत यूज करिए। अगर आपका ऑफिस चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, छठी मंजिल पे है, यूज स्टेयर्स। आपने वो सीढ़ियां यूज कर ली, इतना ही काफी है, कुछ तो बेनिफिट हुआ। मेरा ऑफिस छठी मंजिल पे है, चौथी मंजिल पे है, मैं कभी लिफ्ट यूज नहीं करता अपने ऑफिस पे, मैं सीढ़ी से जाता हूँ, सीढ़ी से जाता हूँ। अगर थोड़ा सा भी टाइम हम कंज्यूम कर लेंगे, अपना हेल्थ ठीक रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर मैं दोबारा आ रहा हूँ, सॉरी लाइफस्टाइल डिजीज में दोबारा आ रहा हूँ। हमारा यंग जनरेशन, आपने सुना होगा बहुत बड़ा चैलेंज, मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, सबने देखी। आपने अगर उड़ता पंजाब मूवी देखी, उसमें बड़ा क्लियर कंसेप्ट दिखाया। पूरा पंजाब का यंग जनरेशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। आप पंजाब में इतनी बड़ी सिचुएशन जिसके ऊपर मूवी बन गई, ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज राइज हो गया। क्या कारण? हमारा लाइफस्टाइल। पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को सभी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स को बैन करना पड़ा। 2 एग्जांपल बता रहा हूं कफ सिरप्स के, कोरेक्स एंड फेंसिडिल, नाम सुना होगा आपने। कोरेक्स सिरप, फेंसिडिल सिरप, जिसमें कोडीन होता है। आप हनुमान मंदिर के बाहर चले जाइए, लाल किले के बाहर चले जाइए, रीसेटलमेंट कॉलेज में चले जाइए, हमने पीछे अभी एक रेड किया। 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा सिरिंज लेके एविल का इंजेक्शन अपने आप ही लगा रहा है। 5 साल का बच्चा, बताइए उसको, अब उसको क्या पता, अब वो एडिक्ट बन चुका है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। हमने जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनके आसपास सर्वे किया, आपको पार्क के अंदर एम्प्टी बॉटल्स ऑफ फेंसिडिल, एम्प्टी बॉटल्स ऑफ कोरेक्स, एम्प्टी बॉटल ऑफ कोडीन प्रिपरेशन मिलेगी। ये कहां से आ रही है? क्यों यंग जनरेशन आज स्कूल पी रही है? एडिक्शन। पीछे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव में रात को पुलिस ने रेड करी नाइट पार्टीज। उन नाइट पार्टीज में अल्कोहल नहीं है वहां पे। आप सोचें अल्कोहल चल रहा है, वहां पे ड्रग्स चल रही है, जो हमारी यंग जनरेशन नहीं समझ रही है। क्योंकि एक बार शुरू हो गया, तो सिगरेट क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल, आपने एक कश पी लिया सिगरेट का, वो एक बिगिनिंग है, वो रुकेगी नहीं, वो एडिक्शन बढ़ती जाएगी और आप टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है, इसको हमने रोकना है। आपने मूवी देखी संजू, देखी होगी आप लोगों ने, सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन। संजू में संजय दत्त को उसका दोस्त एक व्हाइट पाउडर की पुड़िया दे रहा है, ये कह के कि इसमें ग्लूकोज है, खा लो।
जबकि और खुद वो पुड़िया खा रहा है जिसमें ग्लूकोज था, उसको वो पुड़िया दे रहा है जिसमें ग्लूकोज कह के उसको, उसमें ड्रग थी, नार्कोटिक प्रिपरेशन। और एक बार आपने उसका नशा कर लिया तो भगवान ही मालिक है। इतना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। मैं बताता हूं, डेली हमारे डिपार्टमेंट्स में इतनी कंप्लेंट्स, हम ये सोचते हैं कि कंप्लेंट आ क्यों रही है, कारण क्या है? रीजन कंज्यूमर, पेशेंट समझने को तैयार ही नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोग दवाई सब लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दवाई लेते हुए जब आप दवाई केमिस्ट शॉप में जाकर परचेज करते हैं, कितने लोग उससे बिल मांगते हैं? कितने लोग मांगते हैं? हार्डली 5% या 10%। आप गए केमिस्ट शॉप पे, दवाई की दुकान पे गए, उसने एक लिफाफा उठाया, पैसे लगाए, दवाई डाली और आप चल दिए। ये रियलिटी है कि नहीं है सर? केमिस्ट ने एक लिफाफा उठाया, उस पर पैसे लिखे, आपने दवाई उसमें डाली, आपने बोला टोटल कितने हैं, और उसने कहा 140 रुपए, आपने 140 रुपए दिए, चल दिए। पर क्या ये रिक्वायर्ड है? ऐसा रिक्वायर्ड है? नहीं। आप जब केमिस्ट शॉप पे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज इंसिस्ट फॉर ए कैश मेमो बिल। बिल बिल्कुल मांगिए। उसके 4 कारण बताता हूं मैं आपको, बिल लेना बहुत जरूरी क्यों है। 4 कारण। सबसे पहला कारण क्या है कि अगर आप उससे बिल मांगते हैं, वो ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। एमआरपी अगर उस पर जितना भी लिखा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे 1 पैसा भी फालतू केमिस्ट चार्ज नहीं कर सकता, अदरवाइज वो वायलेशन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का, डीपीसीओ का, जिसके अंदर सीधा एक्शन है प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप उससे मांगिए, भी बिल दो। सेकंड पॉइंट, वो आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं बेचेगा, क्योंकि बिल पे मैंडेटरी होता है एक्सपायरी लिखना। एक केस बताता हूं, बहुत लीडिंग केमिस्ट इन कनॉट प्लेस। हमारे पास कंप्लेंट आई सुप्रीम कोर्ट के जज की कि इस केमिस्ट ने मुझे एक एक्सपायर्ड मेडिसिन भेज दी और बिल भी काट दिया, गलती से सेल्समैन ने काट दिया। एक्सपायर्ड मेडिसिन केमिस्ट आपको बेच नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। जब भी वो बिल काटता है तो लिखता है दवाई का नाम, क्वांटिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी एंड टोटल। तो अगर वो बिल काट रहा है गलती से भी, अगर वो एक्सपायर्ड दवाई दे रहा है और अगर बिल काट रहा है कभी एक्सपायर्ड होगी तो उसको हटा देगा, आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं मिलेगी। नंबर 3, बैच नंबर, फिजिशियन सैंपल, गवर्नमेंट से चोरी हुआ माल, नकली दवाई जिसको हम बोलते हैं। जब वो बिल काट रहा है कभी आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बिल काट रहा है, ही इज बाउंड कि मैंने बेची। चौथा पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दवाई से आपको कोई रिएक्शन हो गया, आप उसके बाद जाएंगे, भी दवाई तूने बेची थी, रिएक्शन हो गया, मैं आपकी कंप्लेंट करने जाना, हो गएगा जब आपके पास बिल ही नहीं है, हो गया मैंने बेची नहीं, जो करना कर लो। तो 5वां, अगर आप सब लोग बिल मांगेंगे, हमारे डिपार्टमेंट का काम सॉल्व हो जाएगा, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो एटलीस्ट इंसिस्ट फॉर ए कैश मेमो। जब भी आप दवाई खरीदने जाते हैं, उसको बोले बिल तो चाहिए मेरे को। चाहे बिल कौन मांगता है, मैं बताता हूँ, जिसको रिइंबर्समेंट चाहिए अपने डिपार्टमेंट से, या जिसको मेडिक्लेम चाहिए। बाकी लोग कहते हैं क्या करना है बिल का, यही रियलिटी है। बाकी लोग ये सोचते हैं, आप जितने बड़े आजकल स्टोर बनते जा रहे हैं, आप मुझे किसी भी एक स्टोर का, जहां आप खाने की, हल्दीराम पे जाते हैं, क्या हल्दीराम की दुकान पे आपको मिठाई बिना बिल के मिलती है? पहले बिल कटता है, फिर वो कहता है दवाई लो, मिठाई लो। आप नथु स्वीट्स चले जाइए, आप किसी भी खाने की दुकान पे चले जाइए, किसी भी शोरूम पे चले जाइए, मॉडर्न बाजार में चले जाइए, इवन ग्रोसरी आइटम का भी, एक आइटम का भी वो बिल देते हैं आपको। और सबसे बड़ी हैरानी बात क्या है, जो चीज हमारे हेल्थ के लिए है, जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है, जिसको खा के हम ठीक हो रहे हैं, उसका हम बिल ही नहीं मांगते। कम से कम मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक मैसेज कन्वे करिए कि जब भी आप दवाई खरीदें, बिल जरूर लीजिए, चाहे आपको रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, बिल जरूर खरीदिए। मैं पीछे कॉन्फ्रेंस में गया था,
लंदन में बड़ा एक बहुत बढ़िया एक बंदे ने वहां बात बोली हमारी कंट्री के ऊपर, कहने इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां जूता तो है, एयर कंडीशन शॉप में मिलेगा आपको। हमारे यहां शूज की दुकान पे चलिए, एयर कंडीशन शॉप मिलेगी, और दवाई है वो नॉन एसी शॉप में मिलेगी आपको। ये बैड लक है हमारा। टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, टेम्परेचर कोल्ड, हम क्या करते हैं, जो भी दवाई बची नॉर्मली उसको फ्रिज में रख देते हैं कि खराब ना हो जाए। ऐसा करते हैं ना, कोई सिरप की बोतल बच गई या कुछ भी बच गया, उसको फ्रिज में रख देंगे खराब ना हो। किसने बोला दवाई को फ्रिज में रखिए? अगर आपने वो दवाई फ्रिज में रख दी, समझ लो खराब हो गई, वो ठीक नहीं है। लेबल के ऊपर स्टोरेज कंडीशन मैंडेटरी लिखी होती है। ये ड्रग कानून है, बहुत बड़ा कानून है। कोई भी दवाई जब मार्केट में आती है उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशन मैंडेटरी है। और जिस दवाई के ऊपर कोल्ड स्टोरेज लिखा है, कोल्ड, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोल्ड स्टोरेज, COLD, कोल्ड, उसका मतलब है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, मीन्स फ्रिज में रखी है इसको। उसका एग्जांपल है इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन को आपको फ्रिज में रखना है, उसको लिखा होगा टू बी स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन है, फ्रिज में रखना है। आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन है, रेबीप्योर, वीरोरैब, कुत्ते के काटने वाला, फ्रिज में रखना है। जिस इंजेक्शन के ऊपर लिखा है ओनली कोल्ड स्टोरेज, उन्हीं को फ्रिज में रखिए, बाकियों को फ्रिज में मत रखिए। बड़ा क्लियर एक मैसेज दे रहा हूं, डोंट कीप ऑल मेडिसिन इन द रेफ्रिजरेटर। उसको शेल्फ पे रखिए, पर बच्चों की रीच से दूर रखिए। बच्चों की रीच पे नहीं आनी चाहिए मेडिसिन। दिस इज कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज। एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायरी की डेफिनेशन क्या, लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन है कि एक्सपायरी कब की होगी। आज सपोज उस पर लिखा है जुलाई 2019, लेबल पे लिखा है एक्सपायरी डेट जुलाई 2019। इसका क्या मतलब है, 1 जुलाई और 31 जुलाई। इट इज लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो कंफ्यूज मत होइए एक्सपायरी डेट के ऊपर। एक्सपायरी मीन्स लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, 31 जुलाई, तब मेडिसिन एक्सपायर होती है। और उसके बावजूद भी घबराइए मत, अगर वो अपने अगस्त में भी खा ली या सितंबर में भी खा ली, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लोग सोचते हैं कि मैंने एक्सपायर्ड दवाई खा ली, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी जब कोई दवाई बनाती है, उसका स्टेबिलिटी स्टडीज करती है, उसका बायोइक्विवेलेंस स्टडी करती है, और एटलीस्ट 6 महीने का ग्रेस पीरियड लेके चलती है। कानूनी वो दवाई अलाउड नहीं है बेचना, पर अगर आपने 1 महीने बाद भी खा ली, 2 महीने बाद भी खा ली, आप इससे घबराइए मत कि लोग को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए, पर कोशिश करिए उसको मत यूज करिए। एंड कॉस्मेटिक्स, हमारा डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स क्या है, जितना भी कॉस्मेटिक आप यूज करते हैं, शैम्पूज हैं, हेयर ऑयल है, इवन पेस्ट है, इवन स्किन लोशंस हैं, सबके ऊपर लिखा होता है बेस्ट बिफोर यूज। आपने देख लीजिए, आप कोलगेट का पेस्ट उठाकर देख लीजिए, आप कोई भी कॉस्मेटिक उठाकर देख लीजिए, उस पर एक्सपायरी की जगह लिखा होता है बेस्ट बिफोर यूज 18 months और 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम शायद थोड़ा कम है। रमेश जी, 5 मिनट और 5 मिनट और है। मैं बात कर रहा था कि बेस्ट बिफोर यूज कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो दिस इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला। मैं आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। बड़ा कॉमन है यंग जनरेशन में हुक्का बार्स। कनॉट प्लेस पे किसी भी पॉश एरिया में चले जाइए, क्लब में, रेस्टोरेंट में, बच्चे आपको हुक्का पीते मिलेंगे। है ऐसा नहीं? आप पूछ लीजिएगा बच्चों से, कॉन्सेप्ट है हुक्का बार्स। ENDS, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिवाइसेस, ई सिगरेट आ गई है। एंड ये ई सिगरेट, ENDS या हुक्का बार्स हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि एडिक्शन बढ़ने लगी।
हमने अभी एक लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन ले लिया है, निकालने जा रही है, डिसीजन ले लिया है, ये सब बैन हो गई है और ये ड्रग की डेफिनेशन में आ रही है। तो इसलिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा टू स्टॉप दिस ENDS। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं साइकोलॉजी ट्रीट्स द पेशेंट। ये तो एक कहावत है, कोई भी पेशेंट बीमार है, अगर डॉक्टर के पास वो जाता है, डॉक्टर उससे प्यार से बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आजकल इतना लंबा लाइन है पेशेंट्स का, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है। वो नर्स देखेगा 2 मिनट में आपको फटाफट प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और आप कहोगे यार डॉक्टर बेकार है, पता नहीं क्या किया है। ये रियलिटी है। बट साइकोलॉजी ट्रीट्स द पेशेंट इन सेंस, अगर हमारा बिहेवियर ठीक है, डॉक्टर का बिहेवियर ठीक है, तो 1 मिनट उसने प्यार से आपसे बात कर ली, आधे आप ठीक हो गए, दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है, एटलीस्ट इतना कॉर्डियल रहिए, इतना सबमिसिव रहिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए। हमारा नेचर है आर्ग्यूमेंट करने का। हम केमिस्ट पे गए, हम डॉक्टर पे गए, हम डिपार्टमेंट में गए, एकदम लड़ना शुरू कर देते भी ऐसा क्यों। बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा अभी रिएक्शन का, जो मुखर्जी नगर में हुआ, सरदार जी वाला कांड। क्या था, कुछ नहीं, गुस्सा ही तो आया, एक रिएक्शन था ना। रिएक्शन में इतना बड़ा इश्यू बन गया वो, अगर वो सबमिसिव वे में होता तो इतना बड़ा नौबत ही नहीं आती। एंड देन इट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जितना रिलेशन आपको लाइफ में काम करेगा, रिलेशनशिप वो कोई कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जो कंप्लेंट्स आती है डिपार्टमेंट में, जब हमने इसको एनालाइज किया, हमने ये डाटा निकाला कंप्लेंट करता कौन है। सबसे पहले आपका नेबर, एक कैंडी शॉप है, नई दुकान खुल गई, उठा के पुराने वाले ने कंप्लेंट डाल दी कि नकली दवाई बेच रहा है। अरे अभी 6 महीने तो उसको दुकान को नहीं खुले हुए और कंप्लेंट आ गई नकली दवाई बेच रहा है। कहां से नकली दवाई बेच रहा है, हम क्वालिफाइड लोग हैं, हम भी दवाई देख के नहीं बता सकते नकली है कि असली है, कह रहा है नकली दवाई बेच रहा है। सेकेंडली कंप्लेंट कौन करता है, आपका क्लोज रिलेटिव। फैक्ट है ये, उसको जेलिसी आपसे, वो कंप्लेंट करता है। सबसे तीसरा कंप्लेंट कौन करता है, आपका वेल विशर, जिसको आपके लूपो बोलते हैं। जेन्युइन कंप्लेंट जो है हमारे डिपार्टमेंट में, हम क्या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हार्डली 5 to 10% होती है। 90% कंप्लेंट ऐसी होती हैं जो मैनिपुलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं। ऐसा मत करिए। नेगेटिविटी, इसको बोलते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिव दिमाग को खत्म कर दीजिए। आर्य समाज क्या है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आर्य समाज में बुलाया मेरे को, और इसलिए मैं आया। मेरी एजुकेशन जनकपुरी से ही है। मुझे याद है वो टाइम 1971 जब हमारे फादर ने यहाँ जनकपुरी में शिफ्ट किया। मैं 2nd क्लास में पढ़ता था और उस टाइम मुझे अभी भी याद है, हमारे मदर भी यहाँ बैठे हैं, 2 साल यहाँ लाइट नहीं थी। लालटेन, मिट्टी का जो लालटेन होता था वो लेके हम पढ़ते थे। पानी की प्रॉब्लम थी। प्राइमरी स्कूल कदीमी के पीछे जो टेंट वाला स्कूल है वहां हम पढ़े। उसके बाद ये सामने जो स्कूल है सी ब्लॉक वाला, यहाँ से मैंने मैट्रिक करी। भगवान की कृपा रही कि एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए। टीचिंग से मिले, टीचिंग से यूपीएससी गए, यूपीएससी क्लियर किया, यूपीएससी से ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में आए, जूनियर पोस्ट पे ज्वाइन किया, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल बने, डिप्टी ड्रग कंट्रोल बने, आज हम ड्रग कंट्रोल बने। सबकी विशेष थी, पर हार्ड वर्क ने पे किया। और मुझे वो भी आज का दिन याद है यूपीएससी का। यूपीएससी आप जानते हैं सबसे टॉप बॉडी है फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी टॉप ब्यूरोक्रेट्स। एंड मैं कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ाता था, 7 साल पढ़ाया वहां पे, उसी कॉलेज से मैं पढ़ा। तो जब यहाँ की वैकेंसी निकली ड्रग कंट्रोल, बड़ा अच्छा इंस्टांस सुना रहा हूँ रिलेशनशिप के ऊपर। तो जब मैं कॉलेज पे पढ़ा रहा था तो एक टीचर आए बाहर से, साउथ से, 70 ईयर्स के टीचर थे, एज थे। कह रहे नासा जी एक काम है आपसे। मैंने बताइए सर क्या काम है। जून का महीना, गर्मी का, प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आ रहे वाइवा का बच्चों को। कह लेंगे आपके पास स्कूटर है? मैं कहा स्कूटर है, गाड़ी तो होती नहीं थी। कह लेंगे एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे को यूजीसी जाना है आईटीओ पे, मुझे ले चलोगे? मैंने मन में सोचा अब क्या करें, मना करे तो भी ठीक नहीं है, और गर्मी बहुत थी। मैं चलिए चलते हैं। पर ये डर लग रहा था 70 ईयर्स का ओल्ड आदमी है, स्कूटर पे मैं ले जाऊं, कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, और मुश्किल। पर मैंने उनको स्कूटर पे बिठाया
हमारा कॉलेज साकेत पे पुष्प विहार में, वहाँ से मैं उनको ITO लेके आया दोपहर को 2 बजे, इतनी गर्मी। जब ITO पहुंचे वो UGC गए, 2 घंटे लगा के बाहर आए, कहने लगे यार मैं आंध्रा से आया हूँ, मैंने दिल्ली में करोल बाग नहीं देखा, वो दिखा दो। बड़ा गुस्सा आया मन में। मैंने कहा पहले तो गर्मी में इतनी दूर यहाँ ले आए, अब कहने करोल बाग दिखा दो। मैं उनको करोल बाग ले गया। करोल बाग घुमाने के बाद कहने लगे शाम को मेरी ट्रेन है आंध्रा एक्सप्रेस 10:30 बजे नई दिल्ली से, तो मुझे 10:30 बजे वहां छोड़ दोगे? अभी शाम को 6 या 7 बजे का टाइम था। मैंने कहा अब क्या करें? मैंने कहा चलो मद्रास होटल चलते हैं, आपको खाना खिला देता हूँ। साउथ इंडियन फूड मिलता था वहाँ पे। उनको मैंने वहाँ खाना खिलाया, गाड़ी में बिठाया। सच्चाई बता रहा हूँ 10 गालियां भी दी। कहाँ फंसा दिया। अब देखिए दुनिया गोल है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, दुनिया गोल है। जब ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली दिल्ली में, तो मेरे को किसी ने बोला नासा जी आप अप्लाई करिए। मैं कहा यार कहाँ टीचिंग पोस्ट, कहाँ ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट, सिलेक्शन होगा नहीं, बहुत टफ इंटरव्यू होता है। कहते अप्लाई करो। 952 लोगों ने ऑल ओवर कंट्री इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। 4 वैकेंसी थी दिल्ली में, हमने भी अप्लाई कर दिया। टीचिंग में थे, रिटर्न क्लियर हो गया। 75 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया फॉर दिस इंटरव्यू। 5 दिन इंटरव्यू चला, 15 कैंडिडेट पढ़े, UPSC में पूरा पैनल। अब सिचुएशन देखिए, जब मेरा इंटरव्यू 5वें दिन था, जब मैं UPSC हॉल में बुला बैठ घुसा और पैनल देखा तो वही आदमी जिसको मैंने नई दिल्ली स्टेशन में छोड़ा था। ही वॉज द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। मैं उनको देख के मेरा एक्सप्रेशन तो बहुत चेंज हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ, बट मैंने शो नहीं किया, उन्होंने भी शो नहीं किया कि वो मेरे को जानते हैं या ऐसे कभी मेरी हेल्प हुई। और जब रिजल्ट आया UPSC का, आई वॉज नंबर 1 इन द वैलिड। तो कभी किसी की भी हेल्प करने से कहाँ आपको बेनिफिट मिल जाए आपको मालूम नहीं है। तो इन्हीं वर्ड स्टार्ट मैं, क्योंकि हाँ प्लीज कुछ क्वेश्चन है। हाँ कर क्वेश्चन भी आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप पे लिखा होता है कि खोलने के केवल 1 मंथ तक यूज करना है। यस, इसके बारे में गुड। इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप्स, इवन नेजल ड्रॉप्स के ऊपर लिखा होता है खोलने के अंदर, जब आप टिप खोल देते हैं या कैप खोल देते हैं, कंटेनर खोलते हैं, उसको 1 महीने के अंदर यूज कर लीजिए। आप एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप या नेजल ड्रॉप्स हैं, ये सब स्टेराइल होती है, स्टेराइल होती है। इवन जितने भी इंजेक्शंस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। तो इसलिए कॉशन है, क्योंकि टिप के ऊपर हमें ये नहीं पता होता, जब हम आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं हमें टिप को नहीं टच करना है हाथ से, क्योंकि हमारे हाथ में कंटेमिनेशन है। अगर हमने उसको टिप को यूज किया तो वो पार्टिकल, जो कंटेमिनेट पार्टिकल है, वो ड्रॉप में चले जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप आई ड्रॉप यूज करें या ईयर ड्रॉप यूज करें, उसको टिप को टच मत करिए। और 1 महीने का टाइम इसलिए आता है कि स्टेरलाइज प्रिपरेशन है वो खराब ना हो जाए। दवाई बनाना मैं आपको बता रहा हूं, आप दवाई देखने में तो बहुत आसान है, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, यू नेम एनी प्रिपरेशन, देखने में छोटी सी गोली है, छोटा सा इंजेक्शन है। आपको ये नहीं मालूम, अगर आप एक फार्मा कंपनी में चले जाइए, दवाई बनती कैसे है, इतनी हाईली टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर एक इंजेक्शन में थोड़ा सा भी पार्टिकुलेट मैटर चला जाए, इंजेक्शन क्या है, ब्लड में जा रहा है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, अगर वो कंटेमिनेटेड है तो पेशेंट विल डाई। इतना अटमोस्ट केयर ली जाती है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहां भी क्लियर कर दूं, बहुत लोग ग्लूकोज की बॉटल, जब पेशेंट को ग्लूकोज चलता है, कहते हैं इसमें फंगस है। इवन डॉक्टर्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं फंगस है। अरे फंगस कैसे है? फंगस उस बॉटल में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बेस्ट फंगस में है। ग्लूकोज की बॉटल पे लिखा होता है कि इफ एनी फंगस और पर्टिकुलेट मैटर अपीयर्स प्लीज डिस्कार्ड दिस बॉटल। फंगस कैसे आती है? कांच की बॉटल है, क्रैक हो गया, फंगस आ गई। प्लास्टिक की बॉटल है, लीकेज हो गई, फंगस आ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉटल खराब है, आपको वो बॉटल यूज नहीं करनी, बाकी बैच ठीक है। आपका क्वेश्चन निवेदन मेरा ये है कि केमिस्टों का इलाज तो आपने बता दिया, लेकिन कई हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे जो सरकारी केमिस्टों से दवा लेते हैं। सरकारी केमिस्टों की दवाई में और केमिस्ट की दवाई में गुणवत्ता में कुछ अंतर होता है? सरकारी केमिस्ट मीन्स सरकारी हॉस्पिटल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने।
कि जो दवाई हम डिस्पेंसरी से लेते हैं, चाहे वो CGHS की है, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की है, चाहे वो NCD की है, चाहे वो ESI की है, और जो दवाई हम केमिस्ट से खरीदते हैं, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होता नहीं होता। ये भी एक साइकोलॉजी है। पर उसका एक प्रॉब्लम क्या है, हमारा कंट्री पर्टिकुलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सिस्टम शुरू किया, जेनरिक मेडिसिन। हॉस्पिटल में जितनी भी मेडिसिन मिलेगी आपको जेनरिक मेडिसिन मिलेगी, नॉट ब्रांडेड मेडिसिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन औषधि स्टोर्स खोले दिल्ली में, ऑल ओवर द कंट्री। आपको जन औषधि स्टोर्स पे सारी जेनरिक मेडिसिन मिलेगी। जेनरिक का मतलब क्या होता है, बाई केमिकल, जैसे पैरासीटामॉल है, क्रोसिन है। क्रोसिन क्या है, ब्रांड है। पर अगर आप पैरासीटामॉल लिखेंगे तो ये एक जेनरिक नेम है। पर एक बात ध्यान रख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन अंडर द ड्रग एक्ट इज नॉट अलाउड। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवाई लिखी है, और अगर आप केमिस्ट पे जा रहे हैं, और नॉर्मली केमिस्ट की टेंडेंसी होती है भाई ये दवाई नहीं है दूसरी ले लो, साल्ट वही है, साल्ट तो वही है ले लो, बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। उसको बोलिए जो दवाई डॉक्टर के पर्चे में अगर से सेप्ट्रॉन लिखी है तो सेप्ट्रॉन ही लीजिए, मुझे कोट्राइमेक्सोजोल नहीं चाहिए। अगर ऑग्यूमेंटिन लिखी है तो मुझे ऑग्यूमेंटिन नहीं चाहिए, और कोई साल्ट नहीं चाहिए। सर आपका क्वेश्चन है? हाँ सर, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बोला आई ड्रॉप पे लिखा होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जो 2 से 8 की मैं बात कर रहा हूं, जब आप किसी भी फ्रिज को खोलिएगा तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो डोर साइड पे नहीं होता, दैट इज ऑन द शेल्फ साइड। 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज ऑलवेज ऑन दी शेल्फ साइड, नॉट ऑन दी डोर साइड। अगर आपने डोर साइड पे आई ड्रॉप रख दी वो खराब नहीं होगी। केमिस्ट को भी हमने बड़ा समझाया, आप केमिस्ट शॉप पे जाइए, जब हम चेकिंग कराते हैं दुकानों की, क्या होता है, कैंपा कोला चॉकलेट वो तो रखोगे सामने शेल्फ में, दवाइयां रखोगे डोर पे। उनको समझाते हैं नहीं, 2 to 8 डिग्री शेल्फ में रखिए, बाकी इसे रखिए। यस सर, ये जो टूथपेस्ट है हम यूज करते हैं, टूथपेस्ट, डॉक्टर के पास गया था तो उसने पहले मुझे ये बोला कि दवाई तो दे दी उसने मेरे को, दांत में दर्द था, हाँ जी, कि अपना टूथपेस्ट लेके आना। हाँ, तो जब मैं उसके पास टूथपेस्ट लेके गया तो उसमें वो कहने लगी ये नहीं लेना, आपको नो फ्लोराइड वाला लेना है। और उसने फिर हम आपको समझे नहीं, तो वो हमें बताइए क्या इसलिए लिखा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो टूथ पाउडर है, चाहे वो शैम्पू है, डॉक्टर जो जिस डॉक्टर के पे आते हैं उसका ये लीजिए वो मत लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टूथपेस्ट क्या है बेसिकली, ये ट्रीटमेंट नहीं करता, ये तो जस्ट क्लीनिंग करता है, सिंपल क्लीनिंग करता है। आप दिन में नमक, हम क्या करते हैं, माउथ वॉश यूज करते हैं, लिस्ट्रीन माउथ वॉश यूज कर लिया, या मेडिकेटेड माउथ वॉश यूज कर लिए, या हेक्सिडिन यूज कर लिए, मत करिए। सिंपल कोसे पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, हल्का सा, नॉर्मल स्लाइन, उसका कुल्ला कर लीजिए, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। मेरे को कहना नहीं चाहिए, कुछ लोग यहाँ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। हमारी कंट्री का बेल्ट क्या है, मेडिकल प्रोफेशन हैज बिकम ए बिजनेस, एथिक्स हैज गॉन, बिल्कुल एथिक्स खत्म हो गया है, जो रियलिटी है। उन्होंने इसमें ये बोला था, मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि इसमें फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm है, फ्लोराइड की मात्रा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज प्लीज एनी क्वेश्चन? जो पदाधिकारी है वो लेट बैठे, इन्होंने एक लास्ट मैडम माता जी का भी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इनका लेते हैं। इनका क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, इनका एक बहुत अच्छा वेरिड क्वेश्चन है, हम कहाँ की शिकायत कर सकते हैं किसी भी दवाई की, चाहे वो सरकारी दवाई हो, चाहे वो प्राइवेट दुकान से खरीदी दवाई हो, उसका एक ही डिपार्टमेंट है, हमारा ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। आप हमारी एक ईमेल आईडी है dirdcd@nic.in, dirdcd@nic.in। आप वहाँ पे मेल डाल दीजिए कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, इमीडिएटली एक्शन होता है। आप कुछ कह रहे हैं? फिर 1 महीने के बाद भी यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी,
वीवो की व्याख्या आई थी, वीवो की व्याख्या आई थी। पेन किलर हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ जी। बुला लेंगे, फिर कभी बुला लेंगे। देखिए, जहाँ तक पेन किलर की बात है, जितना आप इसको अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर है। पर अगर सिंपल सी बात है, दांत का दर्द है, अनबियरेबल है, ऐसा दर्द होता है अनबियरेबल है, तभी डेंटिस्ट लिखता है टेक दिस पेन किलर SOS, जब बहुत ज़्यादा पेन हो तब खाइए। पर नॉर्मल क्या है, हमारे को बॉडी एक हो रहा है, हमारे को हेडेक हो रहा है, हम अपने आप ही सेरिडॉन ले लेते हैं, अपने आप ही पेन किलर स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत करिए, डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए। भाई हर बॉडी का एक ही ध्यान की, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हर आदमी का एक फिनोमिना होता है ADME। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ADME। A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, D स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M स्टैंड फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो भी दवाई अंदर बॉडी में जाएगी वो एब्जॉर्ब होगी सबसे पहले, देन मेटाबोलाइज होगी, मेटाबोलाइज होके वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, उस साइड पे जाके एक्ट करेगी जहां आपको रिक्वायर्ड है, देन डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो एक्सेस मेडिसिन है जो बॉडी को नहीं चाहिए वो यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगी। आप अगर बीकोसूल का कैप्सूल खा लेंगे, कई बार कंप्लेंट आती है मैंने बीकोसूल का कैप्सूल खाया, सुबह पेशाब पीला आ गया। नहीं, एक जल्द बात है, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम बी कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं यूरिन पीला आएगा, ये नहीं जॉन्डिस हो गया मेरे को, तो वो एक्सेस मेडिसिन यूरिन के थ्रू बाहर आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट है। कैल्शियम खाती है मैक्सिमम लेडीज, शेलकल खाती है जॉइंट पे। हाँ जी, क्या क्या टेस्ट SP किस पर्पस के लिए मैंने नाम सुना पहले? देखिए, पेन किलर का मैं अपना फिर बोल रहा हूँ आपको। सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रूफिन गोली। ब्रूफिन तो नाम सुना होगा आपने, सबसे पहले चलती थी वो आइबोप्रोफेन 400 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम। फिर आई एनाल्जीन, नॉवलजीन, आज की डेट में आती कम्बीफ्लैन, कॉम्बिनेशन ऑफ आइबोप्रोफिन एंड पैरासीटामोल। देन एडिक्शन पे आ गई प्रॉक्सिमन कैप्सूल, स्पॉस्मोप्रॉक्सिमन कैप्सूल। इनको हमको बैन करना पड़ा, प्रॉक्सिमन को, स्पॉस्मोप्रॉक्सिमन को, क्योंकि ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा था। तो पेन किलर के लिए सिंपल आप लोगों को यही एडवाइस है, तभी खाइए पेन किलर जब रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज उसको आप अवॉइड करिए। प्लीज अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, टाइम हो गया 4:30।